लालची समोसे वाला। शक्तिनगर नाम के छोटे से गांव में लालू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो समोसे बनाकर ठेले पर बेचा करता था। उसके हाथ के बनाए हुए समोसे बहुत लाजवाब हुआ करते थे। एक रोज लालू राम सब्जी मंडी जाता है आलू खरीदने। तभी वो सब्जी वाले से पूछता है, अरे भैया, कैसे दिए आलू? 50 के 2 किलो हैं आलू। बताओ कितने किलो तोल दूं? 50 रुपए के बस 2 किलो? अरे कम से कम 5 किलो तो दो भाई। अरे लालू भाई, इतने की तो खरीद नहीं है, तो बेच कैसे दूं? वैसे भी बहुत महंगाई हो रही है। ओहो, तो सारी महंगाई क्या इस आलू पर ही हो रही है? सही दाम लगा लो, 5 किलो से ज्यादा ही ले लूंगा। कुछ तो दाम कम करो। नहीं नहीं लालू भाई, वैसे ही कमाई होती नहीं ज्यादा। तुम तो और घाटा करवाओगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। इस सब्जी वाले के तो कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए, लेकिन इसके आलू बढ़िया और बड़े हैं। जो भी हो, ये लालू यहां से आलू तो लेकर ही जाएगा। किस सोच में पड़ गए लालू भैया? चाहिए आलू या नहीं? अरे अब समोसे बनाने हैं तो आलू तो लेने ही पड़ेंगे। दे दो। और हाँ, यहां से नहीं, वो तुम्हारे पीछे वाली टोकरी से देना। उसमें आलू ज्यादा बड़े हैं ना। जैसी आपकी इच्छा। सब्जी वाला आलू लेने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी लालू राम अगल बगल देखते हुए चुपके से कुछ आलू अपने थैले में भर लेता है और सब्जी वाले को खबर तक नहीं लगती। कुछ देर में लालू राम 2-2 आलू से भरे थैले लिए घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा ये आलू उबालने के लिए रख दो। हाँ हाँ, लाइए। अरे ये क्या, रोज तो एक थैला भर के आलू लाते हैं आप, और आज 2 थैले? आलू ज्यादा सस्ते हो गए हैं क्या? हाँ, तुम यही समझ लो। यही समझ लो मतलब? देखिए जी, सच बताइए, कहीं आप फिर से अपने लालच के चक्कर में कुछ हरकत तो नहीं कर आए हैं ना? अरे तुम कितने सवाल पूछती हो। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थोड़ा लालच करने से अगर फायदा होता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अरे तुम अपने लेकिन को इन आलुओं के साथ उबाल दो और मेरा सर मत खाओ। जाओ यहां से, अब काम करो। लालू राम की बात सुनकर मंजरी आगे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझती है और वहां से चली जाती है। लालू राम में अच्छे समोसे बनाने का हुनर तो था, लेकिन वो बहुत लालची स्वभाव का था, जिसके कारण वो चोरी तक करने से नहीं डरता था। एक रोज वो अपना समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे गर्मा गर्म करारे समोसे, आलू से भरे लालू के समोसे, समोसे ले लो। लालू के समोसे खाने के लिए उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लालू भाई, 2 समोसे दे दो, हरी चटनी के साथ। हाँ हाँ, अभी देता हूँ भाई। लालू राम उस ग्राहक को 2 समोसे के साथ चटनी परोस कर देता है। प्लेट देखकर वो ग्राहक चौंकते हुए कहता है, अरे लालू भाई, 2 समोसे के साथ रत्ती भर चटनी, इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? इतनी नहीं तो क्या पतीला भरकर चटनी दूं तुम्हें? ग्राहक लालू की बात सुनकर चुप रह जाता है और चुपचाप समोसे खाने लगता है। कुछ देर में वो ग्राहक समोसे खाकर आधे ही पैसे देता है, जिसे देखकर लालू राम गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है भाई? क्यों लालू भाई, समोसे के साथ चटनी देने में कंजूसी करते हो, पर पैसे का लालच पूरा है। ऐसे ही करते रहे तो आगे जाकर मुश्किल होगी। भाषण नहीं, मेरे पूरे पैसे दो और चलते बनो। ग्राहक ज्यादा बहस किए बिना ही वहां से चला जाता है। शाम के समय लालू राम
घर बैठा कमाई के पैसों के हिसाब कर रहा होता है। तभी मंजरी आकर कहती है, सुनिए जी, 2000 रुपए दे दीजिए, घर में राशन भरवाना है और गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। इतनी तो कमाई नहीं होती जितने घर के खर्चे होते जा रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लालू राम समोसों के दाम बढ़ा देता है। एक रोज एक महिला 4 समोसे पैक करवाती है। कितने पैसे हो गए भैया? 4 समोसे के 80 रुपए हो गए बहन जी। 80 रुपए? यानी 20 रुपए का एक समोसा। पहले तो आप 5 और 10 रुपए में समोसे दिया करते थे। ये अचानक समोसे के दाम 2 गुने कैसे कर दिए? बहन जी, अच्छी चीजें तो महंगी ही होती है ना, और इतने मजेदार समोसे मेरे ठेले के अलावा आपको मिलेंगे भी कहाँ। हाँ ये तो है, लेकिन इतने भी दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। समोसों के दाम बढ़ाने के बाद भी लालू राम के ठेले पर लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक रोज समोसे बनाते हुए लालू राम समोसों में बहुत कम आलू भर रहा था। ये देखकर मंजरी कहती है, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? समोसे में कम आलू भरेंगे तो समोसों में स्वाद कैसे आएगा? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? थोड़ा कम आलू भरने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पैसे तो पूरे ही मिल रहे हैं ना। अगर थोड़ा माल कम लगा देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो पैसे के लालच में अपने ही समोसों का स्वाद बिगाड़ रहे हैं, पर इनको कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसी तरह ज्यादा कमाई के लालच में लालू राम कभी पैसे बढ़ाकर तो कभी समोसे में कम आलू भरकर समोसे बनाया करता, तो कभी बहुत अच्छी खासी बिक्री होती और कभी कभी ठीक ठाक ग्राहक ही आया करते। बीतते समय के साथ लालू राम का समोसे बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था, जिससे वो कुछ ही समय में ठेले से समोसे की दुकान खोल लेता है। एक रोज एक बूढ़ी औरत जो कि रास्ता भटक चुकी थी वहां आती है। बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और इस उम्र में मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जरा मेहरबानी करके 2 समोसे खिला दे। भीख मांगने का अच्छा तरीका अम्मा। वैसे कपड़ों से तो ठीक घर की लगती हो, तो ये बहाना क्यों कर रही हो? बहाना नहीं कर रही बेटा, सच में भूखी हूँ। लालू राम उस बुढ़िया को घूरने लगता है तो उसे उसके गले में सोने की चेन दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ठीक है, मैं 2 समोसे खिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बदले में तुम्हें ये अपनी सोने की चेन देनी पड़ेगी। बुढ़िया मना कर देती है, लेकिन लालू राम जबरदस्ती उससे उसकी चेन लेकर उसे 2 समोसे पकड़ा देता है और उसे दुकान से बाहर कर देता है। अगले दिन एक नौजवान आदमी सूट बूट में उसकी दुकान पर आता है। अरे कोई है क्या दुकान पर? हाँ बोलो, कितने समोसे पैक करूं? 1000। अरे क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? निकल यहां से। मजाक नहीं, तुम्हारा फायदा कराने आया हूँ। गांव से कुछ दूरी पर ही मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, वहां के लोगों के लिए 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर लालू राम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। ये आदमी तो अमीर जान पड़ता है। हाँ? बोल देता हूं, फिर समोसे की मुंह मांगी कीमत वसूलूंगा। क्या सोचने लगे? जल्दी बताओ, वरना मैं कोई और दुकान देखूं। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगा 1000 समोसे, लेकिन पैसे मनचाहे लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे बाद में ही मिलेंगे। लालू राम को ख्यालों में पैसे ही पैसे नजर आते हैं। गगन फैक्ट्री का पता देकर वहां से चला जाता है तो लालू राम अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1000 समोसे बनाने में जुट जाता है। मंजरी एक पतीले में रखा आटा लेकर आती है और कहती है, ओहो, ये गूंदा हुआ मैदा तो खराब हो गया है। मैं दूसरा मैदे का आटा तैयार करती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है। इसी मैदे से समोसे बनाओ। इसे फेंक कर नुकसान क्यों करना? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं। समोसे उसे समय पर चाहिए, तभी तो वो पैसे देगा। इसीलिए समोसा बनाने पर ध्यान दो बस। शाम तक 1000 समोसे तैयार कर लालू राम गगन के दिए हुए पते पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत जिसके सोने की चेन की लालच में लालू राम आ गया था, वो भी वहीं होती है। तभी वहां गगन आता है। मैं 1000 समोसे बनाकर ले आया हूं, मेरे पैसे दे दीजिए अब। पैसे के लालच में 1000 समोसे बना लाए, लालची समोसे वाले। पर मैं इन समोसों का क्या करूंगा? क्या करूंगा मतलब? देखो मेरे पैसे दो और समोसे लो। ये फालतू बकवास मुझे पसंद नहीं। ये समोसे तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ही बनवाए हैं। तूने अपने लालच में मेरी बूढ़ी दादी की सोने की चेन जबरदस्ती लेने जैसी बुरी हरकत की भी कैसे? वो बूढ़ी औरत गगन की दादी है। ये बात जानकर लालू राम के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद गगन उससे समोसे लेकर पैसे देने से इनकार कर देता है। साथ ही सारे गांव में उसकी इस करतूत को उजागर करता है, जिससे लालू राम की बहुत बदनामी होती है, जिसके बाद से उसकी दुकान पर कोई समोसा खाने नहीं आता और उसकी स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। इसी तरह लालची समोसे वाला अपने लालच के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठता है। कुलवीर सिंह अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटों आनंद और विक्रम के साथ एक सुखी जिंदगी का आनंद ले रहा था। उसे अपने बेटों पर बहुत गर्व था। वो जहाँ भी जाता अपने बेटों की बहुत बड़ाई किया करता। एक रोज कुलवीर फोन पर अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहा था। तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। काम? अरे 2 जवान और लायक बेटों के होते हुए इस कुलवीर को अब काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चल रखता हूँ, तेरी भाभी चाय लेकर आई है। बस अपने बेटों की ही तारीफ करते हैं हमेशा, कभी अपनी पत्नी की भी तारीफ कर दिया कीजिए अपने दोस्त के सामने। अरे मुझे तुम्हें चने के झाड़ पर थोड़ी चढ़ाना है तुम्हारी तारीफ करके। वैसे तुम्हारे दोनों लाडले हैं कहाँ? काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे कुछ ही देर में नाश्ता करने के लिए। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं बार बार इसे गर्म नहीं करने वाली। हाँ हाँ लाओ, मैं पी लेता हूँ। दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों बेटे तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आते हैं। सभी मिलजुल कर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी कुलवीर अपने परिवार के साथ रह रहा था। तभी शारदा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने बेटों की शादी की बात उठाती है। मैं सोच रही थी जी कि अब हमें घर में बहू ले आनी चाहिए। बेटों की उम्र शादी के लायक हो गई है। तुम सही कह रही हो शारदा, मैंने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो भैया की शादी होगी ना माँ। मुझे तो आप इस शादी वादी के झंझट से दूर ही रखो। क्यों, तू क्या उम्र भर कुंवारा ही रहने वाला है? नहीं भाई, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस करो तुम दोनों। शादी के मामले में तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। बहू तो घर में मेरी ही पसंद की आएगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। देखो हमारे बेटे हमारे बारे में कितना सोचते हैं, तभी तो मुझे गर्व है अपने बेटों पर। अब शारदा अपने बड़े बेटे आनंद के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर देती है और एक सुंदर और सुशील लड़की से उसकी धूमधाम से शादी करवा देती है। बीतते समय के साथ उसकी बड़ी बहू अपने रंग दिखाना शुरू करती है। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि झाड़ू पोछा लगाते हुए इधर उधर मत किया कीजिए। ये घर है, कोई पार्क नहीं। जब देखो तो कभी इधर तो कभी उधर टहलती रहती है। पर बहू, मैं तो कमरे में ही जा रही थी, दवाई लेनी है मुझे। अगर दवाई 10 मिनट बाद खा लेंगी आप तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। शारदा अपनी बहू के आगे कुछ नहीं कहती।
कुछ समय बाद शारदा और कुलवीर अपने दूसरे बेटे की शादी के बारे में भी सोचने लगते हैं कि एक रोज दरवाजे पर दस्तक होती है और उसके सामने उसका छोटा बेटा एक लड़की के साथ खड़ा होता है और वो भी वरमाला पहने। बेटा विक्रम, ये सब क्या है? और ये लड़की कौन है? पापा, ये मेरी पत्नी है। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। लेकिन ये बात तूने हमें बताई क्यों नहीं? हम तो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको जानने की जरूरत भी नहीं। विक्रम और मैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने शादी की है। कितनी बदतमीज है ये लड़की विक्रम। माँ सलोनी जैसी भी है, मेरी पत्नी है और अब ठीक यही रहेगा कि आप इसे स्वीकार कर लें। हाँ शारदा, शादी की है दोनों ने। गुस्सा थूक कर इन्हें आशीर्वाद दे दो। कुलवीर का कहा मानकर शारदा ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बहू का स्वागत करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज कुलवीर अपनी बहू से चाय बनाने को कहता है तो वो गुस्सा करते हुए कहती है, पापा जी, आपको भले ही चाय पीने के अलावा कोई काम ना हो, लेकिन मुझे चाय बनाने के अलावा बहुत से काम हैं। बहू, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? ठीक तो कह रही है पापा, घर के इतने काम होते हैं उसे, आपका क्या है? पड़े पड़े बस चाय का ऑर्डर कर दो बस। लगता है बुढ़ापे में आकर आपकी समझदारी खत्म हो गई है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कुलवीर हैरान रह जाता है। अब बीतते समय के साथ कुलवीर और शारदा आए दिन शारदा की बहुओं से बहस हो जाया करती। तो एक रोज उसके बहू बेटे मिलकर बात करते हैं। माँ और पापा को संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। सही कह रहे हो देवर जी आप। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए अब। लेकिन ऐसा हुआ तो ये सारी जायदाद भी उनके साथ वृद्धाश्रम चली जाएगी। तो पहले इस जायदाद को अपने हाथों में लाओ, उसके बाद फिर इसके बारे में भी सोच लेंगे। कुछ दिनों से शारदा की तबीयत खराब चल रही थी। तभी उसके दोनों बेटे कागजात लेकर कुलवीर के पास आते हैं और उन्हें जीवन बीमा के कागजात कहकर उन पर कुलवीर के साइन ले लेते हैं। अगले दिन शारदा की अपनी बहुओं से किसी बात पर बहस हो जाती है। देखिए, हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में, और नहीं तो क्या, वैसे भी हम इस घर की मालकिन हैं, ना कि आप जो अपना हुक्म चलाती रहती हैं। बेशर्म, क्या कहा तुमने? ये सब बकवास मेरे सामने मत करो, समझी? इसी तरह बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में वो लोग कुलवीर और शारदा को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के सर से छत मत छीन। ऐसा है, ये घर अब आपका नहीं बल्कि हम भाइयों का है। घर के कागजात पर आपने खुद साइन किए हैं। इतना कहकर आनंद घर का दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर देता है। तो दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू लिए वहां से चले जाते हैं और किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगते हैं। इस घटना के सदमे के कारण शारदा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो इस बुढ़ापे में आकर बेसहारा हो जाते हैं। एक रोज शारदा को बहुत खांसी होने लगती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। शारदा, चलो 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 डॉक्टर के पास। मैं अब और जीना नहीं चाहती जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। शारदा, शारदा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना। शारदा, शारदा। कुलवीर बोलता रहता है, लेकिन शारदा अपना दम तोड़ चुकी थी। तो कुछ दिन बाद विक्रम न्यूज़पेपर लेने के लिए सुबह सुबह घर से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक उम्रदराज आदमी महंगे जूते और मखमली कुर्ता पहने बैठा होता है। तभी विक्रम अखबार उठाकर देखता है तो अखबार में उसे उसी आदमी की तस्वीर नजर आती है और वो खबर पढ़कर उसकी आंखें चमक जाती है। वो उस आदमी को लेकर अंदर जाता है। ये आप किसे ले आए घर में? सब बताता हूँ, पहले इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। तभी सलोनी उस आदमी को कुछ खाने को देती है और वो आदमी जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी सलोनी विक्रम को एक कोने में लेकर जाती है और उसका भाई आनंद और उसकी भाभी रानी लगातार उससे उस आदमी के बारे में पूछते हैं। ये किस पागल बुड्ढे को पकड़ लाया तू? भैया, ये आदमी बहुत अमीर है लेकिन दिमागी तौर पर बीमार है और अपने घर का रास्ता भटक कर हमारे दरवाजे पर आ गया। इसे घर पहुंचाने से हमें लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो इसे घर पहुंचाते हैं ना फिर? अरे भैया,
2 दिन इसे अपने पास रखते हैं, फिर इसके परिवार से ज्यादा पैसे देने की मांग करेंगे। विचार बुरा नहीं है देवर जी। अब वो उस आदमी को घर में रख लेते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं, उसकी अजीब हरकतें बर्दाश्त करते हैं। पैसों के लालच में एक रोज वो आदमी घर में तोड़ फोड़ करने लगता है। क्या मुसीबत है, अरे कोई रोको इसे, वरना ये पूरे घर का सत्यानाश कर देगा। विक्रम बस बहुत हुआ, अब इस आदमी को इसकी जगह पहुंचाकर पैसे ले आते हैं। ये आदमी और बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। इस पेपर में कोई तो नंबर दिया होगा, उस पर कॉल करो। तो कुछ ही देर में कपड़े से अपना मुंह ढके एक आदमी आता है, कुछ पेपर्स लिए, और उन पेपर्स पर दोनों भाइयों को साइन करने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि दोनों के साइन लेने के बाद ही उन्हें पैसे मिलेंगे। जैसे ही दोनों साइन कर देते हैं तो वो पागल आदमी कहता है, चलो अब अपना सामान बांधकर इस घर से निकलो। ये पागल आदमी बोलने भी लगा। अरे अब हमारे घर से हम नहीं, तुम निकलोगे। बिल्कुल भाई साहब, आप हमारे पैसे दे दीजिए। आपका ये जो भी लगता है, इसे हमने घर पर रखा हुआ था, उसकी कीमत हमें दे दीजिए। तभी वो आदमी अपने मुंह से कपड़ा हटाता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आनंद और विक्रम का पिता कुलवीर होता है। आप यहाँ क्यों आए हैं इस पागल आदमी के लिए? ये पागल आदमी नहीं, बल्कि मेरा दोस्त है। बिल्कुल, और जिस पेपर पर तुम दोनों ने साइन किए हैं वो कोई अग्रीमेंट नहीं, बल्कि इस घर के कागजात हैं। जैसे तुम लोगों ने मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप से उनके सर की छत छीन ली थी, ठीक वैसे ही अब तुम लोगों से भी ये घर छिन गया है। ये बात सुनकर तो चारों को सदमा लग जाता है और वो कुलवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। मैं और तुम्हारी माँ भी उस दिन इसी तरह तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर तुम लोगों को अपने माँ बाप पर दया नहीं आई। तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बची तो भवानी ने मुझे संभाला, वरना तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं रहता। तुम लोगों ने अपने माता पिता की कदर नहीं की, लेकिन पैसों के लालच में एक अनजान पागल आदमी को घर में पनाह दी। तुम जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो चारों हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगते हैं, पर कुलवीर उन्हें घर से बाहर निकाल ही देता है और उस घर में सबसे पहले अपनी स्वर्गवासी पत्नी शारदा की तस्वीर लगाता है। और इसी तरह जैसा कुलवीर के बच्चों ने उसके साथ किया, ठीक वैसा ही उनके साथ भी होता है।